साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 33 करेंगे जिसकी दक्षता है ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना। तो देखो हम पहले ये समझते हैं कि ये परिमाप होता क्या है ना। तो यहाँ लिया है ज्यामितीय आकृतियाँ, यानी हमें कोई भी एक ज्यामितीय आकृति दी होगी और उसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। अब परिमाप का मतलब होता है कुल लंबाई, यानी जो आकृति आपको दी है उसकी कुल लंबाई कितनी है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक ज्यामितीय आकृति बनाई त्रिभुज। ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप का मतलब है कि ये ज्यामिति जैसे बनी हुई है जितनी भुजाओं से, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, यानी इन सभी सेंटीमीटर को हमें जोड़ना है। तो हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इन सबको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 सेंटीमीटर इसकी कुल लंबाई आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो कितनी आकृतियाँ दी है, 4 आकृतियाँ दी है। इनमें हमें क्या करना है, इन सब की भुजाओं को जोड़ना है। जब हम जोड़ेंगे तो इसकी कुल लंबाई यानी कि परिमाप आ जाएगा। तो देखो आकृति क में हमें एक आयत दिया है। नीचे वाली भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, फिर ऊपर 2 सेंटीमीटर, सामने वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर है और नीचे वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12 है ना। तो यहाँ इसका परिमाप हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर है आकृति ख। तो इसकी भी हम क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ हमें भुजा 2 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि यहाँ देखो 2 खाने हैं, यहाँ हमें मान नहीं दिया है। तो आप देखो यहाँ पर 2 खाने हैं, तो एक खाना 1 इकाई का है तो 2 खाने 2 इकाई के होंगे और इकाई यहाँ हमें सेंटीमीटर लेनी है ना। तो 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 3 और 2 5, फिर 2 सेंटीमीटर ये हो गया 7 और ये एक खाना है तो ये 8 सेंटीमीटर। फिर देखो 9 10 11 12 13, यानी हम 5 जोड़ेंगे 8 में तो 13 सेंटीमीटर। फिर 14 15 और 16, तो इसका परिमाप कितना निकल के आया, 16 सेंटीमीटर निकल के आया। अब है आकृति घ। तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर लंबाई हो गई है ना। फिर ऊपर 3 खाने हैं यानी 3 सेंटीमीटर, तो 4 और 3 7, फिर 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो इसकी कुल लंबाई आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। आकृति घ है, इसमें देखो पहले हम ये दोनों भुजा लेंगे यानी 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ एक खाना है तो ये 1 सेंटीमीटर का है, तो 2 और 1 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी इसकी कुल लंबाई कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब है दूसरा प्रश्न, हल कीजिए। यानी कि यहाँ पर एक ज्यामितीय आकृति दी है और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप, और इसका उत्तर यहाँ लिखना है। तो देखो यहाँ पर जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं समान है। तो तीनों भुजाएं समान हैं तो इसको हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 12 प्लस 12 प्लस 12 करेंगे है ना। तो 12 और 12 24 और 12 36, यानी इसका कितना परिमाप आ गया, 36 सेंटीमीटर। इसकी जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो तीनों भुजाएं समान हैं तो हम 12 का 3 से गुणा कर सकते हैं, तो 12 तिया कितना होता है, 36। तो ये दोनों ही तरीके से हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और हम जानते हैं क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान हैं तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3 × 12 यानी 12 तिया 36, तो ये हो गया 36 सेंटीमीटर। इसमें भी देखो ये हमें पंचभुज दिया है और इसकी सारी भुजाएं समान है, तो या तो आप 7 7 को 5 बार जोड़ो या 7 का सीधा 5 से गुणा करा दो है ना, क्योंकि इसकी आकृति की सभी भुजाएं समान हैं है ना, इसलिए ये एक समपंचभुज है। और समपंचभुज होता है तो उसमें जितनी भुजा है ना, और जितनी इसकी लंबाई है, एक भुजा की जितनी लंबाई है उससे गुणा कर दो, यानी आप 7 × 5 कर दो, 7 पंजे कितना होता है, 35। तो इसकी कुल लंबाई कितनी आएगी, 35 सेंटीमीटर आएगी। इसी प्रकार देखो ये कितनी भुजा वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा अष्टभुज है और प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर।
तो हम 7 को 8 बार नहीं जोड़कर इसको 7 को 8 से गुणा कर देते हैं। तो 7 8 कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं समान है ना। तो ये हमारा आयत हो गया, तो इसको तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखो पहले हम एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। क्योंकि देखो आयत में क्या होता है, एक तो ये लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है ना। अब आयत के परिमाप का सूत्र कैसे बना वो समझो। आयत में क्या होता है, आयत में ये हमारी क्या है, लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है ना। तो कितनी लंबाइयाँ है, 2 लंबाइयाँ है, यानी 2 इंटू एल कर देता हूँ, प्लस कितनी चौड़ाई है, चौड़ाई को बी कहते हैं, कितनी चौड़ाई है 2, तो 2 गुणा बी कर देता हूँ। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा यानी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बना, एल प्लस बी, यानी यहाँ से 2 बार आ गया, यहाँ से 2 बार आ गया, तो अंदर बचा एल प्लस बी। यही होता है आयत के परिमाप का फॉर्मूला, है ना। तो इसी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमें दी है 18, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई यहाँ दी है 15। तो सूत्र लगाते हैं, 2 कोष्टक लंबाई है 18 प्लस चौड़ाई है 15। पहले हम कोष्टक में क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब इंटू का निशान है। तो 15 और 15 30, 30 में 3 जोड़ दो 33, यानी 18 और 15 की जोड़ कितनी आ गई, 33 आ गई। अब इनका गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर, यानी इसका परिमाप आ गया 66 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो एक एक करके भी जोड़ोगे तो अभी उत्तर सेम आएगा। अब है हमारा प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है नीचे कुछ आयताकार आकृतियों के माप दिए गए हैं, सभी का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें यहाँ आयत के लंबाई और चौड़ाई इनके मान सभी प्रश्नों में दिए हैं और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूले से इसको करेंगे। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और हमें यहाँ पर लंबाई कितनी दी 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी 60 सेंटीमीटर, है ना। तो इस लंबाई और चौड़ाई के मान यहाँ सूत्र में रखेंगे। तो चलो सूत्र में रखते हैं। तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी है 48 प्लस चौड़ाई कितनी है 60, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोष्टक, जब जोड़ेंगे तो कोष्टक हटेगा और कोष्टक हटेगा तो यहाँ पर गुणे का निशान आएगा। तो जोड़ो 8 और 0 8, 6 और 4 10। अब गुणा करो तो देखो 8 दूनी 16, हासिल का 1, 1 का 1, 2 एकम 2, तो ये आ गया 216 सेंटीमीटर। तो पहले का उत्तर तो आ गया 216 सेंटीमीटर। अब दूसरा देखो, तो दूसरे में देखो लंबाई हमें कितनी दी 29 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी 29 सेंटीमीटर। सूत्र लगाएंगे तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई भी 29 है और चौड़ाई भी 29 है। तो 29 और 29 हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ गुणे का निशान आएगा, है ना। तो 9 और 9 18, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, 58। 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो जाएगा 116 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 116 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखो अगले प्रश्न में लंबाई हमें दी है 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दी है 12 सेंटीमीटर। सूत्र क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी हो गई 32, चौड़ाई हो गई 12, तो ये हो गया 2, जोड़ेंगे तो यहाँ इंटू आएगा, है ना, और जोड़ दो 2 दूनी 4 और 3 और 1 4, गुणा करेंगे तो आएगा 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा उत्तर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। फिर देखो लास्ट में हमें लंबाई दी है 60 और चौड़ाई भी हमें दी है 60। तो सूत्र क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई है 60 और चौड़ाई भी है 60। तो 2 कोष्टक 60 और 60 को जोड़ेंगे तो आएगा 120, गुणा करेंगे तो आएगा 240 सेंटीमीटर। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 करना है। अब देखो प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 है, निम्न में से किस आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, उपयुक्त विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। तो जब तक हम इनको नहीं जोड़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन 63 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ सभी भुजाएं 10 10 की है,
तो इसको मैं 10 को 3 से गुणा कर देता हूँ तो इसकी कुल लंबाई कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। फिर इनको जोड़ते हैं, देखो ये 10 हो गया, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 5 25, 5 30, 30 में फिर 4 जोड़ो तो 30 और 4 34, 34 में 5 जोड़ो तो 34 और 5 39, तो ये भी हमारा 63 नहीं है। चलो आगे चलते हैं, इनको करते हैं। तो देखो ये भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 और 6 16, 16 और 10 26, 26 और 9, तो 26 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 35, 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41, फिर 41 में देखो ये 6 सेंटीमीटर है तो 41 और 6 47, 47 में 10 जोड़ेंगे तो 57, 57 में 6 जोड़ेंगे तो 57 और 6 हो गया 63, है ना। तो ये हमारा आ रहा है 63 सेंटीमीटर और हमें 63 ही बताना है ना। तो इस पर हमारा राइट आ जाएगा। इनको भी हम देख लेते हैं। तो 13 और 13 26, 13 39 और 13 52, इसका कितना है परिमाप 52 सेंटीमीटर। तो ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। तो इस पर हमें क्या करना है, राइट करना है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है। नीचे दिए गए मापों की सहायता से परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दिया है समपंचभुज। समपंचभुज का मतलब है कि जो पंचभुज होगा, है ना, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर की है। सम मतलब सारी भुजाएं समान, है ना। तो अब इसकी कितनी भुजाएं, टोटल 5 भुजाएं हैं और भुजा की लंबाई भी कितनी है 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। फिर वर्ग, हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इसकी एक भुजा की लंबाई 10 दी है और कितनी भुजाएं हैं 4, तो 10 को हम 4 से गुणा करेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 33 करना है। अब है कार्यपत्रक 34, जिसकी दक्षता है ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना। यानी जो ज्यामितीय आकृतियाँ दी है, अब हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, जैसे पिछले कार्यपत्रक में हमने क्या ज्ञात किया था, परिमाप ज्ञात किया था। और परिमाप क्या होता है, जो ज्यामितीय आकृति हम बना रहे हैं उसकी कुल लंबाई कितनी है वही उसका परिमाप होता है। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है कि जो ज्यामितीय आकृति हम बना रहे हैं, जैसे मान लो मैंने ये एक ज्यामितीय आकृति बनाई। अब इस ज्यामितीय आकृति में जो इसके अंदर वाला ये पूरा भाग है, ठीक है, उसका गणित के अंदर मान कितना है उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो मान लो अब मुझे एक ज्यामितीय आकृति है, जैसे मान लो ये एक ज्यामितीय आकृति है और इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वर्ग बनाएंगे, है ना। वर्ग मतलब 1-1 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएंगे और ये जो वर्ग होगा इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है। तो अगर मान लो मैं इसके अंदर खाने बनाता हूँ, ठीक है, तो ये खाने मैंने बना दिए 1-1 सेंटीमीटर के। तो इसमें देखो ये वाला खाना इसके अंदर है, इसका आधा खाना है, इसमें भी आधा खाना है, इसका आधा खाना, ये खाना, फिर ये खाना पूरा है ना। तो ये जितने खाने इसके अंदर है इनको हम गिनेंगे और लगभग कितने खाने होते हैं वही इसका क्षेत्रफल होता है। जैसे यहाँ पर देख लो, जैसे एक वर्ग दिया है तो इस वर्ग के अंदर देखो छोटे छोटे वर्ग बनाए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अब इन वर्ग को हम गिनेंगे। हम जानते हैं कि भाई एक वर्ग जो है वो 1 इकाई का है ना। तो टोटल कितने वर्ग है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इसके अंदर टोटल 20 खाने हैं, है ना। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 20 वर्ग इकाई। अब मैंने यहाँ वर्ग क्यों लिखा, क्योंकि ये सब अंदर वर्ग है, इसलिए यहाँ आएगा वर्ग और इसकी इकाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी वो हो सकती है। तो इसको हमने लिख दिया इकाई, है ना। फिर इसी प्रकार देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर वाला भाग जो है उसको हम गणित में कैसे लिखते हैं उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसके अंदर जितने खाने हैं वही इसका क्षेत्रफल है। तो देखो कितने वर्ग है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो टोटल 27 इसमें वर्ग है। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 27
वर्ग इकाई। फिर देखो घ में इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके अंदर टोटल 13 खाने हैं, इसलिए हम कहेंगे इसका क्षेत्रफल है 13 वर्ग इकाई। फिर देखो प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 है, निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बताइए कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यानी क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और लास्ट में बताना है किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी कौन स्थान ज़्यादा घेर रहा है। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वो स्थान ज़्यादा घेरेगा। तो पहले ये आकृति देखो, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इसका क्षेत्रफल है 20 वर्ग इकाई, है ना। फिर देखो यहाँ पर, तो यहाँ देखो 1 2, फिर उसके बाद चलो अब गिनते हैं इसके वर्ग कितने हैं। तो यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो इसमें टोटल 21 खाने भरे हुए हैं। अब है ये वाली आकृति, ठीक है, तो इसके भी खाने हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर ये 12 13 14 15 और 16, तो टोटल इसमें कितने खाने हैं 16, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 16 वर्ग इकाई। इसके पीछे आपको वर्ग इकाई भी लिखना है, ठीक है, वर्ग इकाई। फिर इसमें देखो कितने खाने हैं, तो पहले मैं खाने बना लेता हूँ। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये खाना भरा हुआ नहीं है तो इसको हमें नहीं लेना है, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 15 वर्ग इकाई, ठीक है। अब हमें बताना है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो यहाँ पर देखो ये जो ख आकृति है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे आकृति ख इसका उत्तर होगा, आकृति ख, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 3 में। दी गई आकृतियों में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है और कितना है, ये भी हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर देखो पहले तो हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो पहले हमें गिन लेते हैं कितने खाने इसके अंदर। तो ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पर देखो ये 6 खाने तो इसमें पूरे हैं, है ना। फिर देखो ये इसका कितना हिस्सा है, आधा हिस्सा, ये भी इसका आधा हिस्सा है, ये भी आधा हिस्सा है और ये वाला भी आधा हिस्सा है। तो 6 खाने तो इसके ये कंप्लीट हो गए, आधा और आधा एक होता है, आधा और आधा एक होता है, तो 6 और 2 खाने और हम गिनेंगे तो इसमें टोटल 8 खाने जो है वो भरे हुए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसमें कितने खाने भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पूरे 9 खाने भरे हुए हैं, ठीक है। इसको हम लास्ट में करते हैं, अभी छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं। तो देखो अगर मैं इसमें वर्ग गिनूँ कितने हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 और 5 कितने हो गए 15, तो इसमें टोटल 15 खाने भरे हुए हैं। अब यहाँ मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, इसमें कितने खाने भरे हुए हैं। तो सबसे पहले देखो टोटल खाना कितना भरा हुआ है, तो ये 1 2 3 ये पूरा भरा हुआ है ना। अब उसके बाद देखो बाकी के जो खाने हैं उसमें ये आधा भरा हुआ है ना, और ये भी आधा भरा हुआ है, तो आधा और आधा एक हो गया, तो 3 तो ये हो गया और चौथा ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो ये आधे से ज़्यादा भरा हुआ है ये वाला खाना, और ये वाला भी आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। तो और ये वाला आधा है और ये वाला आधा है, तो आधा और आधा एक हो गया, ठीक है। तो 3 तो ये कंप्लीट, ऊपर 2 आधे आधे हैं 4, नीचे 2 आधे आधे हैं तो 5, उसके बाद ये आधे से ज़्यादा और ये भी आधे से ज़्यादा है, तो ये 6 और 7, यानी कुल मिला के हम एक काम करते हैं, इन सबको गिन लेते हैं पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, तो टोटल लगभग 9 खाने इसके भरे हुए हैं, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, पूरा 9 इकाई है ही नहीं, है ना। इसको हम कहेंगे लगभग 9, लगभग 9 वर्ग इकाई, यानी ये 9 के आसपास है, ये 8 9 से कम भी हो सकता है, 9 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे कम किसका है, तो हमारा उत्तर होगा आकृति घ का क्षेत्रफल सबसे कम है, आकृति घ, ठीक है। और कितना, तो हम कहेंगे लगभग 9,
लगभग कितना 9 वर्ग इकाई। अब 9 से ज़्यादा भी हो सकता है और 9 से थोड़ा कम भी हो सकता है, इसलिए हमने आगे लगभग लगाया है। ठीक है, चलो अब आ जाओ प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न 4 है, निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा क्रम यानी घटता क्रम। तो यहाँ देखो इसका क्षेत्रफल 1 2 3 4 5, 5 वर्ग इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग इकाई। अब देखो यहाँ पर, यहाँ आधे आधे खाने भरे हुए हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9, 9 तो पूरे खाने भरे हुए हैं। फिर देखो ये आधा है, ये थोड़ा है, ये थोड़ा है, ये थोड़ा है, ये थोड़ा है और ये भी थोड़ा है, तो 9 तो पूरे हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसको और इसको मिला के 10 गिन लेते हैं, इसको और इसको मिला के 11, इसको और इसको मिला के 12, तो लगभग ये 12 खाने मान लेते हैं अपन। ठीक है, फिर इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 खाने मान लेते हैं। फिर देखो इसमें पहले पूरे खाने कितने वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर उसके बाद देखो इसको और इसको मिला के 14 मान लेता हूँ, इसको और इसको मिला के 15 मान लेता हूँ, फिर इसको और इसको मिला के 16 मान लेता हूँ, तो लगभग 16 मान लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर इसको मैं अवरोही क्रम में भी लिखना है, तो अवरोही क्रम में देखो कितना हो, अच्छा ये बाकी है अभी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, फिर 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है देखो ये, तो अब 10 कर लेते हैं इसको, लगभग 10। ठीक है, अब अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा क्रम, तो इसमें सबसे बड़ी आकृति का क्षेत्रफल कौन है, तो ये एफ आकृति, ये सबसे बड़ी है। फिर इस एफ से छोटी कौन है, तो देखो 16 के बाद यहाँ आता है 12, है ना, तो ये हमारी आकृति जो है ये फिर थोड़ी बड़ी है, तो इसको हम सी नंबर दे देते हैं। फिर इससे छोटा कौन है ना, सी से छोटा कौन है, तो देखो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, लेकिन आप इसको ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे कंप्लीट 10 है, और यहाँ 9 के बाद ये 10 है, लेकिन देखो यहाँ से ये थोड़ा सा आगे जा रहा है ना, यानी इसका 10 से थोड़ा ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो यहाँ ई हमारा यहाँ आएगा। फिर ई से छोटा कौन है, डी। फिर डी से छोटा कौन है, तो डी से छोटा हमारा कौन कौन बच गए, अब ये दोनों बच गए, तो डी से छोटा हो जाएगा बी और सबसे छोटा हो जाएगा ए। तो हमें ये, हमारा उत्तर ये होगा, ना कि ये 5 9 12 ये उत्तर होगा, हमारा उत्तर होगा अवरोही क्रम। तो मैंने इसको क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लिख दिया। इस प्रकार से हमारा ये हो गया कार्यपत्रक 34। कार्यपत्रक 35 है, जिसकी दक्षता है संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ना, यानी हमें पैटर्न को पहचानना है और ये जो खाली जगह दी हुई है इनको भरना है। तो सबसे पहले देखो पैटर्न को ध्यान से समझो, यहाँ है 1 का गुणा 9 से, जब गुणा किया और फिर इसमें 2 जोड़ा तो हमें 11 मिला, यानी ये एक पैटर्न बन रहा है। देखो 9 एकम 9, 9 में 2 जोड़ा तो 10 और 1 11। ठीक है, फिर यहाँ 1 के बाद यहाँ लिया 1 और 2, यानी 1 का ज़्यादा ले लिया, यहाँ पर 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 बन गया। फिर इसका 9 से गुणा कराया तो 12 9 में 108 होता है, और 108 में 3 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 111। तो यहाँ पर भी 1 1 3 बार आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 1 3 बार आ रहा है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 1 1 4 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 1 2 आ गया, फिर 1 2 3 आएगा, और फिर 9 का गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो हमें 4 बार 1 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है, लेकिन यहाँ देखो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो पक्का यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि यहाँ 6 बार 1 1 है तो यहाँ 6 आएगा। अब यहाँ देखो 4 के बाद 5 नहीं आया, सीधा 6 आ गया, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 3 था तो यहाँ 4 आया, है ना, तो यहाँ 6 है तो यहाँ 5 तक संख्या आनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 और 5, फिर 5 के बाद आया 6 और फिर 6 है तो इसका मतलब 6 बार 1 1 है, तो इसका गुणा करके जब आप 6 जोड़ोगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर दोनों में हमें इनको खाली जगह को भरना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ 4 नहीं आया तो हम 4 ले लेते हैं, या फिर इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं, तो 1 2 3 4 5 और मैं यहाँ ले लेता हूँ 6,
तो यहाँ मैं अगर 6 ले रहा हूँ तो यहाँ कितना आएगा 7। यहाँ तो 9 फिक्स है ना। यहाँ 6 आएगा तो यहाँ कितना आएगा 7, और 7 लिया तो यहाँ 1 1 1 कितनी बार आएगा 7 बार आएगा। तो 3 4 5 6 और 7। फिर इसी प्रकार अब मैं यहाँ 7 तक ले लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ 7 आया तो यहाँ गुणा किससे कराना 9 से। जैसे ही गुणा कराऊंगा और यहाँ 7 है तो मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा 8। गुणा कराने के 8 जोड़ेंगे तो यहाँ 8 बार 1 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में। तो प्रश्न 2 में देखो क्या हो रहा है। ये भी हमारा एक पैटर्न है, लेकिन कैसे है देखो, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, दोनों को जोड़ने पर ही तो 6 आएगा। यहाँ 5 है यहाँ 8 है, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 13। तो इसका मतलब 4 और 5 को जोड़ूंगा तो यहाँ कितना आएगा 9। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 9 और 6 होता है 15, वो यहाँ आएगा। फिर 13 और 9 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, तो 13 में 9 जोड़ो तो ये हो जाएगा 22। अब 15 और 22 को जोड़ो तो देखो 5 और 2 7, 2 और 1 3, तो ये 37 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ 5 और 4 को जोड़ने पर 20 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब इसने क्या करा, गुणा किया, 5 चौक 20 है ना। इसी प्रकार हम 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 त्रिया कितना होता है 18। अब इन दोनों का गुणा करके हमें यहाँ लिखना है। तो देखो 24 एकम 24, 24 दूना 48 होता है। फिर ये 1 0 यहाँ लग जाएगा। आप गुणा करना 480 आएगा। 24 और 18 का गुणा करो, ठीक है। तो देखो 8 चौक 32, हासिल के 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 लगेगा क्रॉस, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 2, 9 और 4 13, हासिल का 1, 1 2 और 3 4, यानी ये हो गया 432। अब इन दोनों का हमें गुणा करके ऊपर लिखना है। तो जब आप गुणा करोगे तो आपको यहाँ पर उत्तर मिलेगा 207 और 360, ठीक है। आप गुणा करना, आपको यही उत्तर मिलेगा। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में। इसमें भी क्या है, पैटर्न है। तो पहले इस पैटर्न को हमें देखना है, फिर इन दोनों को करना है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, 7 और 8 को जोड़ा तो 15 आया, 7 और 9 को जोड़ा तो 16 आया, 8 और 9 को जोड़ा तो कितना आया 17, यानी इनको जोड़ के हमें यहाँ लिखना है। तो अब हम 25 और 32 को जोड़ेंगे तो देखो 5 और 2 7 और 3 और 2 5, ये होगा 57। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12, हासिल लगेगा 1, 5 और 2 हो जाएगा 7 72। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 4 और 3 7, ठीक है। इसी प्रकार हमें देखो अब इन दोनों को जोड़कर जो उत्तर आएगा वो यहाँ लिखना है, लेकिन हमारे पास यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ मेरी मर्जी से 30 लिख देता हूँ। अब देखो 50 और 30 को जोड़ने पर यहाँ कितना आएगा 80 आएगा। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 89, है ना, यानी 89। तो ये 89 कब आएगा, जब यहाँ और यहाँ जो चीज़ है उसको जोड़ेंगे, है ना। यानी मैं 30 में x जोड़ूंगा, मान लो यहाँ x है तो मुझे कितना मिलेगा 89। अब x कितना है, तो यहाँ समीकरण बनेगी 30 को उधर भेज दो, यानी 89 में से आप 30 को घटाओ। तो चलो घटाते हैं, तो ये हो गया 9, 8 में से 3 गया 5, यानी यहाँ आएगा 59। अब इन दोनों को जोड़ के हमें यहाँ लिखना है। तो 9 और 0 9, 5 और 5 कितना हो गया 10, यानी यहाँ आएगा 109, ठीक है। अब है कार्यपत्रक 36, जिसकी दक्षता है आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं दंड आलेख खींचने की समझ विकसित कर पाना। यानी हमें आंकड़ों को व्यवस्थित कैसे करना है वो सीखना है, फिर उसके बाद दंड आलेख कैसे खींचना है वो भी समझना है। तो पहला प्रश्न है, कक्षा 6 के छात्रों ने गणित विषय की एक परख में ये अंक प्राप्त किए। इन प्राप्तांकों से नीचे दी गई सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो ऐसे प्रश्न हमने कक्षा 6 में किए हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं कि जो आंकड़े हमें दिए हैं इसमें हम 3 कॉलम खींचते हैं। पहले कॉलम में जो अंक दिए हैं उसका कॉलम, दूसरा कॉलम होता है टैली चिन्ह का। टैली चिन्ह क्या होता है कि मान लीजिए कोई आंकड़ा 4 बार आ रहा है, ठीक है, और 5 बार भी आ रहा है, तो 5वां आंकड़ा हमें ऐसे तिरछा खींचना है, इसी को हम क्या कहते हैं, टैली चिन्ह कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है छात्रों की संख्या, यानी ये टोटल कितने आंकड़े हैं वो हमें गिनकर यहाँ लिखना है। तो अब देखो टैली चिन्ह में 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, ये किस किस के आए उसकी हमें लाइनें खींचनी है, यानी टैली चिन्ह बनाने। तो 1 कितने जनों के आए देखो, तो यहाँ पर जो 1 है उसको आप गिनो, 1 2, यानी यहाँ 2 बार 1 1 आ रहा है, तो हम 2 टैली चिन्ह बना लेते हैं।
और ये कितने आंकड़े हैं, 1 2, तो कुल छात्र के कितने हैं, 2, जिनके 1 अंक आया है। फिर 2 देखो कितने जनों के आया, 1 2 3, फिर उसके बाद ये 4 जनों के 2 आया, तो हम 4 लाइनें खींचेंगे यानी टैली चिन्ह खींचेंगे और यहाँ छात्रों की संख्या हो जाएगी 4। फिर देखो 3 कितने जनों के आया, तो 1 2 3 और 4, यानी 4 जनों के 3 आया, तो 1 2 3 और 4। फिर 4 देखो कितने जनों के आया, 1 2, फिर ये 3, यानी 3 जनों के 4 आया, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 3 आएगा। फिर 5 देखते हैं, 5 कितने जनों के आया, 1 और 2 जनों के 5 आया, तो यहाँ पर हम 2 लाइन खींचकर यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ प्रश्न है 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो 3 अंक कितने जनों ने प्राप्त किया, 4 जनों ने प्राप्त किया। कक्षा की कुल छात्र संख्या बताइए। तो यहाँ पर ये जितने टैली चिन्ह हैं वो हमारे सब क्या है, छात्र है, यानी कुल मिला के इन सब की जोड़ हमें करनी है। तो देखो 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 3 13, 13 और 2 हो जाएगा 15, यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 15 है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 1। अब आ जाते हैं हम प्रश्न 2 में। तो प्रश्न 2 है, गत सप्ताह विद्यालय में अनुपस्थित रहे छात्रों की संख्या सारणी में दी गई है, इसे दंड आलेख यानी स्तंभ चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए यानी दर्शाइए। तो देखो पहले हम समझते हैं कि दंड आलेख होता क्या है। तो देखो दंड आलेख में एक तो हमें दी जाती है एक्स अक्ष, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और एक दी जाती है वाई अक्ष, ये हमारी वाई अक्ष हो गई, ठीक है। इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जो हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, उसी को हम कहते हैं दंड आलेख, ठीक है। लेकिन इस बिल्डिंग की एक विशेषता होती है, पहला जो खाना होता है उसको हमेशा खाली छोड़ना है, फिर दूसरा जो खाना होता है उसमें जितना कहे उतनी बिल्डिंग बनानी है, इस बिल्डिंग का क्षेत्रफल समान होता है, फिर यहाँ फिर खाना खाली छोड़ना है और फिर बिल्डिंग बनानी है, इसी को हम दंड आलेख बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो इस सारणी की मदद से यहाँ हमें दंड आलेख खींचना है। तो यहाँ पर देखो ये हमारी हो गई एक्स अक्ष और ये हमारी हो गई वाई अक्ष, ये दोनों अक्षें जहाँ पर कटती है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मूल बिंदु इसने यहाँ पर लिया है क्योंकि ये हमारी एक्स अक्ष है और ये हमारी वाई अक्ष है, ठीक है। और ये दोनों अक्ष जहाँ कट रही है उसे हम 0 नाम देंगे, यानी कि ये हमारा मूल बिंदु होगा। अब यहाँ पर आप सारणी देखो, इधर है दिन और इधर है अनुपस्थित विद्यार्थी, यानी सोमवार को 5 विद्यालय में नहीं आए, मंगलवार को अनुपस्थित छात्र 4 है, बुधवार को 6, तो ये सारणी हमें दी हुई है और इसके हमें यहाँ बिल्डिंग खींचनी है, दंड खींचने हैं। तो सोमवार को हमें कितने अनुपस्थित है, 5, तो ये सोमवार एक्स अक्ष पर है और इस पर हमें 5 की बिल्डिंग खींचनी है। आप स्केल से खींचना, मैं यहाँ पर ऐसे ही खींच लेता हूँ, तो मुझे यहाँ 5 की बिल्डिंग खींचनी है, ठीक है। ये हमारा हो गया दंड आलेख, आप स्केल से खींचना इसको। फिर मंगलवार को कितने हैं, 4, तो ये मंगलवार एक्स अक्ष पर यहाँ पर है ना, और हमें 4 की बिल्डिंग बनानी है। इसी प्रकार बुधवार को 6, तो हम 6 तक बिल्डिंग बनाएंगे। फिर है गुरुवार, गुरुवार को हमें 4 तक बिल्डिंग बनानी है। फिर है शुक्रवार, शुक्रवार को हमें 7 तक बिल्डिंग बनानी है, यानी सबसे बड़ी बिल्डिंग। फिर शनिवार को 3 की बिल्डिंग बनानी है। तो इस प्रकार से आपको ये दंड आलेख बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 36। अब है कार्यपत्रक 37, जिसकी दक्षता है चित्रालेख एवं दंड आलेख बनाने एवं विश्लेषण करने की समझ विकसित करना, यानी ये आंकड़ों से संबंधित जो है उसकी हमें जो है समझ विकसित करनी है। पहला प्रश्न है, जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या सारणी में दी गई है, दी गई सारणी से एक दंड आलेख यानी कि स्तंभ चार्ट बनाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमें इसका जो है एक दंड आलेख खींचना है ना, और इन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो दंड आलेख बनाने के लिए यहाँ हमें ग्राफ दिया है, इसमें हमें दंड आलेख खींचना है। तो पहला है कार, जिसकी संख्या 5 है। तो देखो यहाँ एक्स अक्ष पर हमारे वाहन हो गए और वाई अक्ष पर वाहनों की संख्या हो गई। तो कार की बिल्डिंग पहले से बनी हुई है 5 तक।
फिर उसके बाद बस 2 है तो बस की बिल्डिंग भी बनी हुई है। फिर है जीप, तो जीप का हमें 4 तक दंडालेख खींचना है। तो देखो यहाँ पर 4 है तो इसका हम दंडालेख खींचेंगे, है ना। आपको ये स्केल से खींचना है, मैं ऐसे ही खींच रहा हूँ इसको। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल जिसकी संख्या है 10, देखो 10 यहाँ पर है ना। तो यहाँ है मोटरसाइकिल, देखो जीप यहाँ 2 बार आ गया है ना, तो ये आगे से मिस्टेक है। अब आपको क्या करना था, मोटरसाइकिल यहाँ लिखनी थी। अब मोटरसाइकिल यहाँ लिखी हुई है तो हम एक काम करते हैं, इस मोटरसाइकिल को इसकी जगह पर लिख देते हैं मोटरसाइकिल। आप यहाँ लिख देना मोटरसाइकिल और यहाँ लिख देते हैं ट्रक, ठीक है। इनको काट के सही कर देना। तो मोटरसाइकिल कितनी है 10, तो मोटरसाइकिल पर आपको 10 तक की बिल्डिंग बनानी है। देखो यहाँ पर है 10, तो यहाँ पर हम स्केल की सहायता से बिल्डिंग बना देंगे, दंडालेख खींच देंगे, तो यहाँ आ जाएगा मोटरसाइकिल। फिर है ट्रक, वो ट्रक हमें यहाँ पर लिखना है, इनको काट के ट्रक लिख देना, ठीक है। तो ट्रक कितनी है 2, तो यहाँ बस हमें 2 तक की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। ये बन गया हमारा दंडालेख। अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो ये आ गया आपका सोमवार, ठीक है। और सोमवार को पंजीकृत होने वाले ये सारे वाहन हैं और इनकी टोटल संख्या हमें बतानी, कुल संख्या बतानी है। तो इन सबको हम जोड़ेंगे। तो देखो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 10 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, यानी टोटल कितने वाहन हैं 23 वाहन हैं, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे अधिक संख्या किस वाहन की है। तो देखो यहाँ सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है, इसकी, यानी कि मोटरसाइकिल की। सबसे ज़्यादा वाहन किसके हैं, मोटरसाइकिल के। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उस मोटरसाइकिल का नाम लिखना है, क्योंकि किस वाहन की है ना। ऐसा नहीं पूछा है कि सबसे ज़्यादा संख्या कितनी है, कौन से वाहन की है उसका हमें नाम लिखना है। तो उस वाहन का नाम है मोटरसाइकिल, वो हमें यहाँ लिखना है, मोटरसाइकिल। फिर है, पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे कम संख्या कौन से वाहनों की है, यानी कौन कम है। तो यहाँ पर देखो एक तो ट्रक सबसे कम है, ठीक है। फिर उसके बाद बस भी सबसे कम है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रक व बस। फिर उसके बाद सोमवार को पंजीकृत होने वाली कारों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखो कार कितनी है 5, तो हम लिखेंगे संख्या बतानी है ना, कारों की संख्या कितनी 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में, जो हमारा है चित्रालेख। इसको हम चित्रालेख बोलते हैं और ये हमारा क्या है दंडालेख, क्योंकि इसमें चित्र बने हुए हैं इसलिए इसको हम चित्रालेख बोलते हैं। तो प्रश्न है, एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों की पसंद के रंग का पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख निम्नलिखित है। पिक्टोग्राफ की सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ एक जो चित्र बना हुआ है एक लड़के का, ये एक लड़के का जो चित्र है वो कितने लोगों को बताएगा, 10 लोगों को बताएगा। ये हमारा पैमाना हो गया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक लड़का 10 लोगों को बताता है, तो यहाँ कितने लड़के देखो 1 2 3, यानी 3 तो पूरे और 1 आधा, इसका मतलब 10 20 30 और ये आधा है तो मतलब 5 है ना। तो 30 और 5 35। इसी प्रकार यहाँ 2 लड़के हैं, तो यहाँ काला रंग जो है वो कितने जनों के लिए है, 20 लोगों के लिए, 10 और 10 20। फिर लाल 1 2 3 4 यानी 40। फिर हरा 1 2 3 4 40 और आधा 45, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न है, देखो क्या प्रश्न है, काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या है 20। फिर है लाल रंग कितने लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। तो देखो लाल रंग 40 लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद किया गया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा देखो यहाँ 45 संख्या है और वो कौन सा रंग है, हरा। तो सबसे ज़्यादा हरा रंग पसंद किया गया। इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 37 करना है। अब है आकलन 6। पहला प्रश्न है, यदि एक समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तो उसका परिमाप कितना होगा। तो यहाँ समषष्टभुज की बात हो रही है, तो समषष्टभुज यानी कि प्रत्येक भुजा इसकी क्या है, समान है। तो समषष्टभुज का मतलब कितनी भुजाएं हो गई, 6,
और प्रत्येक भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर की। तो या तो आप 8 को 6 बार जोड़ो या 6 का 8 से गुणा करा दो। तो 8 छंग कितना होता है 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 हो जाएगा या 6 इंटू 8 हो जाएगा, दोनों एक ही है ना। तो 6 इंटू 8 ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है ज्यामितीय आकृतियाँ का क्षेत्रफल होगा, यानी यहाँ हमें आकृति दी है और इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यानी ये 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर ये रेखा है, ठीक है। यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यानी लगभग यहाँ पर हम 3 खाने बना सकते हैं, 1 2 और यहाँ तक 3। फिर देखो ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम कितने खाने बना सकते हैं, केवल 2 खाने बना सकते हैं, ठीक है। केवल कितने खाने बना सकते हैं, 2 खाने बना सकते हैं। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, बीच में खाना बना लेता हूँ। ये एक खाना हो गया और ये दूसरा खाना हो गया। तो यहाँ टोटल कितने खाने 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 5 वर्ग इकाई हो गया, यानी 5 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई इसमें 2 आयत है ना। एक तो ये आयत है और दूसरा ये आयत है। ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। ये इसकी चौड़ाई है और लंबाई कितनी है 2। तो इस आयत की अगर मैं बात करूँ तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। तो 3 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। दूसरा आयत लो, दूसरे आयत की लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 एकम 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोनों का क्षेत्रफल कितना आ गया 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो उत्तर हमारा 5 हो गया। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 3 में। 3 है संख्या पैटर्न 208 104 52 26 और ऐसे ये चलता जा रहा है का अगला पद होगा। तो आप ध्यान से देखो 208 के बाद कितना आया 104। तो 208 में से आप 104 को घटाओ, 208 में से आप 104 को घटाओ। तो 8 में से 4 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1। यानी कि इसने क्या करा 208 में से 104 घटाया तब 104 आया, है ना। अब आपको फिर उसके बाद अगर मैं 104 में से 104 घटाऊंगा, 104 में से 104 घटाऊंगा तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 52। यानी ये चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी। तो कौन सी चीज़ अप्लाई करें, तो देखो यहाँ 208 में से जब 104 घटाएं तो हमें 104 मिला, यानी इसका आधा मिला। देखो ध्यान दो 208 में अगर मैं 2 का भाग दूँ, 2 का भाग मतलब आधा करूँ, तो आधा करने पर ये 10 और ये 4 कितना आया 104। फिर अगर मैं 104 यानी आगे जो संख्या है इसको भी आधा करूँ तो ये 5 और 2 कितना आया 52। बात समझ में। फिर 52 को भी आधा करूँ तो कितना मिलेगा 26। यानी इसका मतलब यहाँ 26 में भी मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा 13। तो अगली संख्या यहाँ पर मुझे कितनी मिलेगी 13 मिलेगी। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 4 में। टैली चिन्ह, यहाँ ये पूरा एक सेट दिया, ये दूसरा सेट, फिर यहाँ 2 लाइन दी, द्वारा प्रदर्शित बारंबारता है। बारंबारता मतलब टोटल कितने आंकड़े हैं। तो मैंने बताया था ये बंडल कितने का है 5 का, 1 2 3 4 और ये आधी लाइन 5। तो 5 और 5 10, फिर ये 2 लाइन कितनी हो गई 12। तो ये किसको बताएगा 12 बारंबारता को बताएगा। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 5 पर। तो प्रश्न 5 है नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्या है आयत है और ये हमारा क्या है वर्ग है। तो आयत का हमें परिमाप भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी। तो आयत का परिमाप तो मैंने आपको बताया था, इसका सूत्र 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्टक लंबाई इसकी कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 5। तो जोड़ेंगे तो 2 कोष्टक हटेगा, गुणे का निशान आएगा, 12 और 5 कितना होता है 17, 17 दूना कितना होता है 34। तो इसका जो परिमाप है वो तो आया 34 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो लंबाई तो इसकी है 12, चौड़ाई है 5 और 12 पंजे कितना होता है 60 होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर की घात आप 2 लिखोगे तो इसको बोलेंगे वर्ग सेंटीमीटर। फिर है वर्ग। तो देखो वर्ग की सभी भुजाएं समान है, तो परिमाप कैसे ज्ञात होगा 4 इंटू भुजा, है ना। यानी कि 4 और भुजा कितनी है, भुजा है 4, है ना। इसकी कितनी भुजा है 4 है और भुजा की लंबाई कितनी दी 60। तो 4 को हमें 7 से गुणा करना है। तो 4 इंटू 7 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा,
यानी 7 का 7 से गुणा, यानी हो जाएगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न है, सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। यानी कि यहाँ पर पुलिस है और इनसे क्या पकड़ रहे हैं, चालान वसूल पकड़ रहे हैं, यानी कोई गलती कर रहे हैं तब इससे चालान ले रहे हैं। तो यहाँ सारणी दी कि सोमवार को कितने चालान कटे, 10, मंगलवार को 8, बुधवार को 12 और गुरुवार को 7। तो इससे संबंधित हमें यहाँ दंड आलेख खींचना है। तो पहले देखो यहाँ नीचे एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर हमें एक खाना छोड़कर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार दिया है और वाई अक्ष पर इसके चालानों की संख्या दी है। तो यहाँ सोमवार को कितनी बिल्डिंग बनानी है, 10 की। तो सोमवार को यहाँ देखो ये 10 है, तो यहाँ हम 10 की बिल्डिंग बनाएंगे। फिर उसके बाद मंगलवार को 8 की बिल्डिंग हमें बनानी है, तो एक खाना छोड़कर हमने 8 की बिल्डिंग बना दी। बुधवार को 12 की बिल्डिंग बनानी है, तो ये आप स्केल से बनाना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं गुरुवार को हमें 7 की बिल्डिंग बनानी है, लेकिन यहाँ तो 7 है ही नहीं, क्योंकि इसका जो पैमाना है देखो यहाँ पर सबसे बड़ा आंकड़ा 12 है। तो इसने क्या करा, एक खाना जो है ये एक खाना, इसमें एक खाना जो पैमाना लिया है वो 2 का लिया। तो देखो ये 0 से 2, फिर 2 से 4, यानी एक खाना इसने 2 का लिया। अब मुझे 7 चाहिए, तो वो मुझे कहाँ मिलेगा, तो देखो 6 और 8 के बीचों बीच में यहाँ क्या आएगा, 7। तो मुझे यहाँ बीचों बीच में 7 की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो गुरुवार को ये हो जाएगी 7 की बिल्डिंग। तो ये हो गया हमारा दंडालेख, ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 7 पर, जिसमें वापस हमें पैटर्न बनाने हैं। संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए, यानी नियम क्या बन रहा है वो भी हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं इस पैटर्न की बात करूँ तो पहले आ रहा है 5, फिर 5 के बाद आ रहा है 9, फिर 9 के बाद आ रहा है 17 और फिर आ रहा है 33, ठीक है। तो यहाँ अपन ध्यान दे तो देखो 5 का अगर मैं पहाड़ा बोलूँ तो 5 एकम 5, 5 के बाद आता है 10, है ना। और यहाँ पर सीधा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है, ठीक है। फिर 9 का पहाड़ा 2 बार बोलूँ तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 17, यानी एक कम आ रहा है। फिर 17 का पहाड़ा 2 बार बोलूँगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34, लेकिन यहाँ पर भी एक कम आ रहा है। यानी हर बार क्या हो रहा है कि जो संख्या दी है उसका हम 2 से गुणा कर रहे हैं, जैसे 5 दिया है उसका 2 से गुणा कर रहे हैं, फिर इसमें से हर बार हम 1 घटा रहे हैं, तो हमें उस उत्तर अगला वाला उत्तर मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो उत्तर मिला है, जैसे यहाँ 33 मिला है, तो 33 का भी हमें 2 से गुणा करना है, फिर इसमें से 1 घटाना है। तो 33 दूना 66 होता है और 66 में से 1 घटाएंगे तो 65 आएगा। फिर जो संख्या ये है उसका भी हमें 65 का 3 से गुणा करना है, फिर उसमें से 1 घटाना है। तो 65 का 3 से गुणा 2 से गुणा करना है, हर बार 2 से गुणा करना है। तो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ये कितना हो गया, 130 हो गया। 130 में से 1 घटा दो तो ये हो गया 129। तो ये हमारा पैटर्न चलता रहेगा। तो 33 के बाद में क्या आएगा, 65, 65 के बाद में क्या आएगा, 129। फिर 129 का भी हमें 2 से गुणा करना है और 1 घटाना है। तो गुणा करो, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 257, यानी अगली संख्या आएगी 257। अब यहाँ हमें नियम भी बनाना है। तो ये नियम कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर नियम में हम एक तो n ले लेते हैं, इसका 2 से गुणा कर देते हैं और फिर 1 घटा देते हैं। इस 2 को मैं आगे लिख देता हूँ इसको, यानी 2n बना के 1 लिख देता हूँ, यानी जो भी संख्या है उसका 2 से गुणा करना है और 1 घटाना है, ये हमारा नियम बनेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2n माइनस 1, ये हमारा नियम हो जाएगा। अब देखो इसमें हम 1 घटा रहे थे, लेकिन इसमें 1 बढ़ रहा है, जैसे यहाँ 10 है, ठीक है। तो 10 का 2 से गुणा कर दिया, फिर 1 जोड़ दिया, तो 10 दूनी 20, 20 और 1 21 हो गया। फिर जो संख्या 21 मिली है उसका 2 से गुणा कर दिया और 1 जोड़ दिया, तो 21 दूना 42 और 1 43। फिर जो संख्या 43 मिली है उसका 2 से गुणा कर दिया और 1 जोड़ दिया, तो देखो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 1 जोड़ा, तो ये हो गया 87, है ना। तो ये पैटर्न हमें 3 बार और आगे बढ़ाना है। तो ये हो गया 87। अब 87 का हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे। तो देखो गुणा करो, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 174 में 1 जोड़ दो 175।
तो एक तो आ गया 175। अब 175 का 2 से गुणा करो तो 5 दूनी 10 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और 2 एकम 2, इसमें भी 1 जोड़ दो तो ये हो गया 251। फिर 251 में 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 1 जोड़ दो तो देखो कितना हो गया 503। तो ये जो नियम है वो क्या बना, ये नियम बना 2 का n से गुणा करो यानी किसी संख्या से गुणा करो और फिर 1 जोड़ दो। तो इस प्रकार से आपको आकलन 6 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।